फिरोज मलिक ने ये पूरी सिचुएशन देखकर मन ही मन कहा, आखिरकार ये गौतम जी चीज क्या है? मैं जो इन्हें समझता था, मुझे तो लगता है ये उससे भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं। लेकिन खैर, मुझे क्या लेना देना। मैं जब तक इनका शागिर्द बनकर इनसे चीजें सीख सकता हूं, क्यों ना सीखूं। बाकी इनका फैमिली मैटर यही जाने। जब इनको जरूरत होगी तो मैं हमेशा इनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन खुद गौतम जी के आगे झुकी है और इनका रवैया एकदम ठंडा है। कुछ समझ नहीं आया। बात कुछ अजीब तो है, दाल में कुछ काला लग तो रहा है। गौतम ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। गौतम ने जब जाने की बात की तो फिरोज मलिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, गौतम जी, मैं आपके लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करके आया हूं, आप उसी में ही घर चले जाइए। नहीं फिरोज, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मैं कैब से ही चला जाऊंगा। दीपशिखा के सामने दिखाने के लिए सौरभ ने कहा, अरे नहीं गौतम, तुम क्यों ऐसे ही कैब में धक्के खाते हो जाओगे? मैं और नील गाड़ी मंगवा लेते हैं ना, तुम उसी में चले जाना। हमारी गाड़ी तो खैर अवनी ले गई होगी, लेकिन हम लोग गाड़ी मंगवा लेते हैं, तुम हमारे साथ ही घर चलो। गौतम ने उन दोनों को इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं चला जाऊंगा। आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गौतम वहां से आगे बढ़ा और जाते हुए दीपशिखा की तरफ उल्टे कदमों से आया और बोला, थैंक यू दीपशिखा, अपना ख्याल रखना। गौतम की ये बात सुनकर दीपशिखा की आंखों में आंसू आ गए और वो बुलेट ट्रेन की तरह दौड़कर पार्टी हॉल में चली गई, जहां पर वो सीधा बार एरिया में गई और उसने एक रेड वाइन ली। याशी वहीं टेबल पर बैठी थी और उसने जैसे ही देखा कि दीपशिखा वहां पर आई है, वो उसकी तरफ गई और उसने दीपशिखा से कहा, यहां पर ऐसे ही खड़ी मत रहो, आओ यहां पर आकर टेबल पर बैठ जाओ। दीपशिखा की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे और वो याशी की बात मानकर टेबल पर जाकर बैठ गई। यहां दूसरी ओर अवनी और गीता ने हॉस्पिटल के पास वाले ज्वेलर्स से नेकलेस लेकर पैसे कैश ले लिए थे और उन्हें अस्पताल में जमा करवाकर अनिल को डिस्चार्ज करवा लिया था। जब अनिल गाड़ी तक जा रहा था तब उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और उसने कहा, मेरी बच्ची अवनी, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं इतने दिनों से तुम लोगों से ठीक से नहीं मिला था। अवनी ने भी ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, हम भी आपको देखकर बहुत खुश हैं। आप जानते हैं, मैं कब से आपको ठीक देखना चाह रही थी। ऐसा बोलते हुए अवनी जोर से रोने लगी और अवनी अनिल से जाकर चिपक गई। अनिल ने अवनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? मेरी अवनी तो कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी और अब तो तेरे डैड ठीक हो गए हैं ना, तो फिर अब तू परेशान क्यों है? तुझे अब कौन सी चिंता खाई जा रही है? गीता का चेहरा एकदम गुस्से में लाल था और वो अवनी को घूरे जा रही थी। अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं डैड, बस आप इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो आपको गले लगाकर अपने सामने हंसता मुस्कुराता बोलता हुआ देखकर और हमारे साथ चलता हुआ देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। चलिए घर चलते हैं। जब अवनी अनिल को लेकर गाड़ी के नजदीक पहुंची तब गाड़ी को देखते ही अनिल ने कहा, ये गाड़ी तो हमारी नहीं है अवनी, ये तो सौरभ की गाड़ी है। तुम इसमें क्यों मुझे लेने आई हो? सब ठीक है ना? और मुझे गौतम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? मुझे लगा कि वो गाड़ी में मेरा वेट कर रहा होगा। उसने अस्पताल में मेरी इतनी आओ भगत करी है, इतनी सेवा करी है, मुझे बताओ कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गीता ने अनिल का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, बस करो जी, चुप रहो। इतना बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और उस नमक हराम का तो नाम ही मत लो, भूल जाओ उसको, वो हमारी लाइफ से निकल गया है। अनिल ने जब गौतम के बारे में सब बातें सुनी तो वो हैरान हो गया और उसने कहा, निकल गया? इसका क्या मतलब है? अवनी बताओ, तुम्हारी माँ ने पीछे से फिर कोई नया हंगामा किया है ना, और अब उसे फंसा रही है ना? यार, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? अवनी, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए था। अच्छा, इसलिए तुम तब से टेसुए बहाए जा रही हो ना? अरे बेटा, रोने के बजाय अपनी शादी को संभालने की कोशिश करो। यूं बात बात पर बिफर जाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।